हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछली क्लास में हमने ओब्लिक इम्पैक्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल देखा था, जिसमें देखिए दो बॉडी आपस में u1 u2 वेलोसिटी से इम्पैक्ट करती है। और देखिए इम्पैक्ट के बाद में उनकी वेलोसिटी क्या होती है, सेंट्रल लाइन से दोनों वेलोसिटीज कितने एंगल पर जाती हैं। तो देखिए इस पर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी। तो देखिए पिछली क्लास पर अगर हम आए तो देखिए पिछली क्लास में हमने ये आर्टिकल देखा था। और यहाँ पर देखिए उनका मास m1 m2 था और वो आपस में क्या है, ओब्लिक इम्पैक्ट करते हैं, तिर्यक टकराते हैं। और टकराने के बाद देखिए उनकी जो वेलोसिटी है वो v1 v2 हो जाती है। और v1 v2 देखिए हमने फाइंड भी किया था। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट उनकी वेलोसिटी u1 u2 थी और सेंट्रल लाइन से देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 एंगल पे थे। तो देखिए यहाँ पर पिछली क्लास में ये आर्टिकल मैं कंप्लीटली आपको बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा, देखिए तिर्यक टक्कर से गतिज ऊर्जा में हानि। जब दो बॉडी आपस में इम्पैक्ट करती है ओब्लिक इम्पैक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो कितना होता है। तो देखिए अगर हम बात करें डायरेक्ट इम्पैक्ट की, तो देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया था सीधी टक्कर। जब सीधी टक्कर होती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में हानि किस तरह से हम फाइंड करते हैं। देखिए हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आर्टिकल देखिए हमने प्रूफ भी किया था और कंप्लीटली इसे हमने देखिए काफ़ी डिटेल में समझा था। और ये है देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट। जब डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है, सीधी टक्कर होती है, तो गतिज ऊर्जा में हानि हम इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ओब्लिक इम्पैक्ट की। कंडीशन यहाँ पर बदल गई है। और जब ओब्लिक इम्पैक्ट होती है तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो भी वेलोसिटी हम लेते हैं, जो भी रूल अप्लाई करते हैं, वो सेंट्रल लाइन की डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। जो केंद्रीय रेखा होती है, अभिलंब की दिशा, उभयनिष्ठ अभिलंब की दिशा, तो उसी दिशा में देखिए हम यहाँ पर रूल अप्लाई करते हैं और उसी डायरेक्शन में यहाँ पर u1 u2 हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट किस में देखिए बदल जाएगा। यहाँ पर यहाँ जो u1 है, इस u1 की जगह हम क्या ले लेंगे, देखिए u1 कोस अल्फा 1 और u2 की जगह क्या ले लेंगे हम, u2 कोस अल्फा 2। और यहाँ पर देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ये दो बॉडी इस तरह से जब आपस में ओब्लिक इम्पैक्ट करेगी, तो देखिए ये सपोज कीजिए ये u1 वेलोसिटी है और ये क्या है, देखिए ये u2 है। और ये एंगल कितना है, अल्फा 1, और ये एंगल कितना है, अल्फा 2। तो यहाँ पर देखिए इसका मास m1 है और इसका मास कितना है, m2 है। जब ये आपस में इम्पैक्ट करेगी तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला वही है। यहाँ पर u1 u2 को हम किस डायरेक्शन में लेते हैं, u1 u2 को हम इस डायरेक्शन में लेते हैं। यही है देखिए केंद्रीय रेखा। तो देखिए ये सेंट्रल लाइन होती है, इसे हम कॉमन नॉर्मल भी कहते हैं, उभयनिष्ठ अभिलंब भी कहते हैं, संघट रेखा भी कहते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक ही बात है। तो देखिए c1 c2 की डायरेक्शन में वेलोसिटी को मोड़ दिया जाता है। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेकर हम यहाँ पर जो भी रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमें c1 c2 की डायरेक्शन में वेलोसिटीज यहाँ पर निकाली जाती हैं। अब देखिए ये डायरेक्शन आगे बढ़ाएं तो ये है u1, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगी u2, और ये एंगल हो गया अल्फा 1 और ये कितना हो जाएगा अल्फा 2। और अगर u1 u2 के कंपोनेंट्स अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो इसका तो हो जाता है u1 कोस अल्फा 1 और इसका हो जाता है u2 कोस अल्फा 2। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ओब्लिक इम्पैक्ट में, तो यहाँ जो वेलोसिटी है इम्पैक्ट से पहले, टक्कर से पहले के जो वेग हैं वो हम किस डायरेक्शन में निकालेंगे, c1 c2 की डायरेक्शन में, केंद्रीय रेखा की दिशा में। तो यहां पर चलिए ये आर्टिकल आप लिखें। तो देखिए रिजल्ट बिल्कुल सेम है। यहां पर वेलोसिटी हम c1 c2 डायरेक्शन में ले लेंगे। और देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट में तो c1 c2 की डायरेक्शन में ही होती है, तो वहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं आती। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बस डायरेक्शन का। तो लिखिए आप, ये बातें सब इसमें वैसे लिखी हुई है।
चलिए एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन को समझें। तो देखिए ये दो स्पेयर हैं, दो स्मूथ स्पेयर है। ये दो चिकने गोले आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। और देखिए कौन सी इम्पैक्ट हो रही है, डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जब होती है तो देखिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस किस तरह से हम फाइंड करते हैं वो हमें यहाँ पर समझना है। दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम हम दोनों एक जैसे गोले इसलिए लेते हैं ताकि सिमेट्रिक डायग्राम बन जाए, बाकी इनका मास अलग अलग है। चलिए ये हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, देखिए C1 C2, इसका मास m1 है। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन से आती है और ये वाली इस डायरेक्शन है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये सेंटर लाइन से अलग अलग एंगल है इनके, और किस तरह से देखिए बाद में चली जाएगी, ये लीजिए। और देखिए ये मैं कल बता चुका हूँ आपको। ये सपोज कीजिए u1 वेलोसिटी से आती है और ये u2 वेलोसिटी से, और इनकी जो डायरेक्शन है ये है देखिए α1, और ये वाला जो एंगल है वो है α2, ठीक है। α1 और α2, और देखिए जिस एंगल पे जाते हैं वो है θ1 θ2, हम कुछ भी ले सकते हैं सिंबल। और वैसे देखिए पिछले आर्टिकल में मैंने θ1 लिया था और ये लिया था θ2, और इस तरह से देखिए v1 v2 वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो देखिए टक्कर से पहले u1 u2 की जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन नहीं है। तो टक्कर से पहले देखिए दोनों इस डायरेक्शन में नहीं है, और टक्कर के बाद भी दोनों इस डायरेक्शन में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में जब वेगों की दिशाएं समान होती है तो उसी को हम सीधी टक्कर कहते हैं। तो यहाँ तो देखिए u1 u2 यहाँ पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन से नहीं थी, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है। जबकि देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट सीधी टक्कर में क्या होता है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में जो वेलोसिटीज की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती है C1 C2 की डायरेक्शन में। तो ये तो ऑब्लिक इम्पैक्ट है। अब यहां पर देखिए ऐसी कंडीशन में हमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस फाइंड करना है, गतिज ऊर्जा में हानि ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए गतिज ऊर्जा में जो हानि होगी उसका देखिए जो रिजल्ट है डायरेक्ट इम्पैक्ट के जैसा ही है। डायरेक्ट इम्पैक्ट में हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करते हैं, और यहां भी देखिए वही कॉन्सेप्ट है, यहां भी हम सभी वेलोसिटीज को इस डायरेक्शन में ले जाके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिखें गतिज ऊर्जा में हानि। तो गतिज ऊर्जा में हानि कैसे हम निकालेंगे, देखिए रिजल्ट वही है, और गतिज ऊर्जा में हानि जो होती है उसे हम डेल्टा के से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा के देखिए हमने क्या देखा था वहां पर, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर। इसका मास देखिए m1 है और इसका जो मास है वो m2 है, और ये है देखिए सेंट्रल लाइन, केंद्रीय रेखा। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया भी था जो भी रूल हम अप्लाई करेंगे इसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला रिजल्ट हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए देखा था, यहाँ पर देखिए यही रिजल्ट हमें ऑब्लिक इम्पैक्ट के लिए देखना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर u1 माइनस u2, तो थोड़ा सा देखिए u1 u2 को हम किस तरह से टर्न करेंगे। देखिए u1 देखिए इस तरफ है, और u1 का कंपोनेंट हमें लेना है देखिए C1 C2 की डायरेक्शन में। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, देखिए ये जो
सेंटर है पहली बॉल का C1 है और इसका है देखिए C2। तो देखिए C1 C2 की डायरेक्शन में वेलोसिटीज हमें निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए U1 की जो U1 का जो कंपोनेंट है, U1 का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, U1 कोस अल्फा, कितना हो जाएगा U1 कोस अल्फा 1। और देखिए यहाँ पर U2 का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं, इधर एंगल अल्फा 2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए U2 कोस अल्फा 2 और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यही है देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। और देखिए ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको, ये रिजल्ट कोई नया रिजल्ट नहीं है। चलिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखिए कुछ प्रश्नों में ये यूज होगा, हालांकि इसका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्नों में देखिए ये सीधे सीधे यूज होगा। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वैसे कोई नई बात नहीं है, अगर हम देखें तो ये नई बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए फिर हम एक बार इसे समझ लेते हैं। और यहाँ स्क्वायर आएगा, देखो स्क्वायर तो लगाना है आपको, ठीक है, इस पे स्क्वायर आप लगाएं। ये लीजिए, चलो। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्ट है और इसमें और डायरेक्ट इम्पैक्ट वाले रिजल्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए वहाँ तो U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर आता था, और यहाँ पर देखिए उन U1 U2 को हमने इस डायरेक्शन में टर्न कर दिया है, यानी U1 U2 के कंपोनेंट हमने यहाँ पर इस डायरेक्शन में लिए हैं। तो देखिए जितने भी रिजल्ट्स हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट में हमने देखे थे, उन रिजल्ट्स में आप U1 U2 के स्थान पर आप U1 कोस अल्फा 1 और U2 कोस अल्फा 2 पुट कर दीजिए, तो जितने भी रिजल्ट्स वहां देखे थे वही रिजल्ट्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। अब देखिए इन रिजल्ट से अगर वो वाले रिजल्ट्स हमें फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 हम जीरो कर देंगे। देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अगर जीरो कर दिया जाए तो U1 U2 की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, देखिए C1 C2 की डायरेक्शन में। और टक्कर से पहले की जो वेलोसिटीज है अगर C1 C2 की डायरेक्शन में होती है तो उसी को तो हम डायरेक्ट इम्पैक्ट कहते हैं, उसी को सीधी टक्कर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए U1 U2 की डायरेक्शन अगर ये हो जाए संघट रेखा की दिशा में, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में, तो फिर ये सीधी टक्कर हो जाती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 आप जीरो रखोगे तो यहाँ पर देखिए हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट के रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। और वहाँ पर देखिए U1 U2 की जगह अगर हम U1 कोस अल्फा 1 U2 कोस अल्फा 2 पुट कर देते हैं तो हमें ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो यही है देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन कहाँ चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन, और देखिए इस काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए, V1 V2 थीटा 1 थीटा 2 इस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो भी लॉस होता है देखिए वो टक्कर से पहले वाली कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए U1 U2 अल्फा 1 अल्फा 2 पे डिपेंड करेगा कि लॉस कितना होगा। और वैसे भी देखिए लॉस काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है, गतिज ऊर्जा में जो हानि है, टक्कर के पहले वाली कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए किस गति से टक्कर होती है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से इंपैक्ट होगी लॉस उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इनिशियल कंडीशन है U1 U2 उसी पर डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए लॉस हमें इस तरह से मिल जाता है। और देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें ये डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अभी तक देखिए हमने ओब्लिक इम्पैक्ट में क्या देखा था। तो देखिए ओब्लिक इम्पैक्ट में हमने दो चार बातें हमने देखी है। जैसे एक गोला हम ले लेते हैं, थोड़ा सा देखिए पुरानी बातों पर हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, और उसके बाद देखिए हम अभी एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल जो भी है क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बॉल ये होती है और एक बॉल ये है, ठीक है, ये गोले हैं और बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। आपको नोट नहीं करना है, केवल जो अभी तक हमने पढ़ा है देखिए पिछले लेक्चर में, और आज हम एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे उसे। और यहाँ देखिए ये हो जाती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, ये संघट रेखा है, सेंटर लाइन है, और ये इसका सेंटर है C1 और एक सेंटर है C2।
देखिए यहाँ पर ऑब्लिक इम्पैक्ट में ये किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है। हम यहाँ पर ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, केवल हमें इस तरह से बनाना है डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए U1 U2 की डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये इससे अल्फा 1 बनाती है, ये इससे अल्फा 2 बनाती है, बाद में देखिए ये इस तरफ चली जाती है, यानी थीटा 1 पे चली जाती है, थीटा 2 पे ये चली जाती है। इसका लास्ट वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में वो V1 है और इसका कितना हो जाता है V2 हो जाता है। तो ये ऑब्लिक इम्पैक्ट का डायग्राम होता है। U1 U2 से टकराई थी और उसके बाद देखिए V1 V2 से चली गई, और U1 U2 का एंगल ये है सेंट्रल लाइन से, और V1 V2 के जो एंगल्स हैं वो थीटा 1 थीटा 2 है। तो देखिए इस तरह से ऑब्लिक इम्पैक्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए दो तो नियम वो हैं। पहला नियम क्या है, देखिए न्यूटन की टक्कर का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, और दूसरा नियम हम लगाते हैं संवेग संरक्षण का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक रूल मैंने आपको बताया था ये वाला, ये क्या होता है, देखिए ये है कॉमन नॉर्मल, ये है उभयनिष्ठ अभिलंब, है ना। कॉमन नॉर्मल है क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट है, ये तो कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, और उन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ अभिलंब है वो केंद्रीय रेखा होती है। यानी C1 C2 क्या होता है यहाँ पर, ये जो C1 C2 होता है वही नॉर्मल होता है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, ये कोई नई बातें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन आप फिक्स कर लीजिए, ये वाली जो डायरेक्शन है ये है देखिए परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, अभिलंब की लंबवत दिशा। हालांकि ऊपर भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लीजिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि देखिए कंपोनेंट्स यहाँ पर लिए जाएंगे और कंपोनेंट लेना बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताई थी, दो बातें तो देखिए कौन सी हो गई। एक तो हमें ये पता होना चाहिए न्यूटन का नियम क्या होता है, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, एक न्यूटन का नियम हमने देखा था, और दूसरा क्या देखा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और तीसरी बात एक और मैंने आपको बताई थी, यहां पर जब ऑब्लिक इंपैक्ट होती है तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में अभिलंब की लंबवत दिशा में जो वेग होते हैं वो समान होते हैं। तो यहां पर देखिए ये है अभिलंब की लंबवत दिशा परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की जो वेलोसिटीज होगी वो इक्वल होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में हर एक गोले के लिए ये बात यहाँ पर देखिए अप्लाई हम करेंगे, और हर एक गोले के लिए ये बिल्कुल यहाँ पर लागू होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम पहले गोले की बात करते हैं, और ये बात मैं बता चुका हूँ देखिए पिछली क्लास में, लेकिन देखिए रिवाइज करना जरूरी होता है, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए ये है U1, तो यहाँ पर देखिए ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ये लीजिए, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन मानी जाती है क्योंकि पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में इस पहले गोले की वेलोसिटी बिफोर इंपैक्ट और आफ्टर इंपैक्ट बराबर होगी। तो देखिए इस डायरेक्शन में टक्कर से पहले कितना वेग था, इस डायरेक्शन में कितना है, देखिए अगर इस डायरेक्शन में चलें, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो देखिए U1 है, लेकिन यहां पर हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इसका हम कंपोनेंट ले लेंगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चाहिए। तो यहां पर देखिए ये है U1, तो देखिए यहां पर इस केंद्रीय रेखा से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तो अल्फा 1 ही होगा ना, क्योंकि इसी डायरेक्शन को आगे हम बढ़ाएं। देखिए थोड़ा सा यहां से कचरा हटा देता हूं मैं, और देखिए यहां पर, और इसको थोड़ा सा हम ये भी हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा देखिए समझने में थोड़ा आसानी होगी। बस आपको डायरेक्शन का ही ध्यान रखना है, अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग समान होते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। वेगों को आप इस दिशा में मोड़ दीजिए, ये है अभिलंब की लंबवत दिशा, नीचे वाली डायरेक्शन, ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की ओर हमें देखना है। तो ये देखिए इस डायरेक्शन में टक्कर से पहले क्या कंडीशन है, अब देखिए आप थोड़ा सा ये समझे, ये है U1, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्शन क्या होगी U1, और U1 का ये वाला एंगल अल्फा 1 है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एंगल अल्फा 1। U1 को अगर हम इस डायरेक्शन में ले जाएं तो यहाँ पर अल्फा 1 एंगल हमें कवर करना पड़ेगा,
तो इधर अल्फा 1 है तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा देखिए 90 माइनस अल्फा 1, क्योंकि उधर अल्फा 1 है तो इसका इधर कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा 1, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है। हम अभिलंब की लंबवत दिशा में ही तो यहाँ पर बात करते हैं, तो ये वाली डायरेक्शन जो है वह अभिलंब के लंबवत है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर उधर अल्फा 1 है तो इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा 1। अब देखिए इसका कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में लेना है, इस डायरेक्शन में। तो ये u1 है और ये 90 माइनस अल्फा, तो कितना हो जाएगा u1 कोस 90 माइनस अल्फा 1। तो फाइनली देखिए u1 साइन अल्फा 1। और वैसे भी देखिए आपको मैं बता देता हूँ, छोटी सी बात है, यहाँ आप समझें, इस तरफ समझे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम दो 90 वाली डायरेक्शन ले लेते हैं, सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो 90 होती है, आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर देखिए हम कोई वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं एफ, या कोई भी फोर्स ले लीजिए, एक्सीलरेशन ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए, और चलो वेलोसिटी ही ले लेते हैं। चलिए ये कोई वेलोसिटी है। अब देखिए यहां पर ये एंगल है थीटा, तो यहां पर देखिए इस v का इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए v कोस थीटा। तो देखिए किसी वेलोसिटी का x की डायरेक्शन में v कोस थीटा है तो y की डायरेक्शन में आप डायरेक्ट ध्यान रखें v साइन थीटा। और वैसे भी देखिए यहां पर अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। और अगर इसको ऊपर टर्न करेंगे, कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट हमेशा कोसाइन की हेल्प से लिए जाते हैं। इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा v कोस, फाइनली हमें मिलेगा v साइन थीटा। तो यहां पर देखिए कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इस डायरेक्शन में थीटा है तो यहां पर v कोस थीटा हो जाएगा, यानी जो थीटा से कनेक्टेड है, यानी थीटा की ओर तो कोस आ जाता है और अपोजिट साइड में साइन आ जाता है। ठीक है, तो v का अगर एक डायरेक्शन में v कोस थीटा है तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v साइन थीटा हो जाता है। यही बात मुझे बताना था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक बार फिर इस डायग्राम को समझें। इस u1 का इस डायरेक्शन में क्या होता है, u1 कोस अल्फा 1। तो इधर u1 कोस अल्फा 1 है तो फिर इधर क्या हो जाएगा u1 साइन अल्फा 1। प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझें इसे, ठीक है। हालांकि देखिए मैथमेटिकली तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझना है ताकि देखिए आपकी स्पीड मेंटेन हो सके। तो देखिए ये u1 आगे बढ़ाएं, इस डायरेक्शन में होता है u1 कोस अल्फा 1 और इस अभिलंब की लंबवत दिशा में हो जाता है u1 साइन अल्फा 1। चलिए अब इसी तरह इस u2 को आगे बढ़ाएं, तो u2 का उस c1 c2 की दिशा से क्या एंगल बनेगा, अल्फा 2 बनेगा। तो u2 का उस दिशा में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u2 कोस अल्फा 2। तो इस डायरेक्शन में u2 कोस अल्फा 2 है तो इस नीचे वाली डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस नीचे वाली डायरेक्शन में u2 साइन अल्फा 2 हो जाएगा। और कैसे ही समझ लें, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा 2, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा 90 माइनस अल्फा 2। तो आप यहां पर इस u2 को इस 90 माइनस अल्फा 2 में टर्न करोगे, कंपोनेंट लोगे, तो क्या मिलेगा u2 कोस 90 माइनस अल्फा 2 जो कि साइन में बदल जाएगा। अब देखिए यहां पर हम एक फेयर डायग्राम बनाएंगे, वैसे आपको बनाना नहीं है, अब मैं फाइनली यहां बता देता हूं। चलिए इसी में हम करेक्शन कर लेते हैं, इसी में से कचरे को हटा देते हैं। चलिए लिमिट पार हो गई, अब इससे ज़्यादा हम नहीं हटा सकते। तो फाइनल देखिए वापस हम एक बार एक नया डायग्राम हम बना लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये लीजिए, कुछ रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे देखिए, ताकि देखिए थोड़ा सा टाइम बचे एग्जाम में। देखिए हमें स्पीड को भी तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा स्पीड तो मेंटेन होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दो बॉल आपस में जब इस तरह से इम्पेक्ट करेगी, तो देखिए सब बातें मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ कंपोनेंट किस तरह से लेते हैं और किस तरह से हम ध्यान रखेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए
देखिए कोई बॉल है, इस तरह से आती है, इस तरह से जाती है, ये इस तरह से आती है और इस तरह से जाती है। ये हो जाएगा वेलोसिटी u1, इसका टक्कर से पहले u2 और टक्कर के बाद ये इस तरह से चली जाती है। और देखिए यहाँ पर ये तो हो जाता है c1, ये सेंटर है c2 और यही तो है केंद्रीय रेखा जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब, उभयनिष्ठ अभिलंब, कॉमन नॉर्मल। और यहाँ पर एक डायरेक्शन हम नीचे की ओर लेते हैं, देखिए और यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन होती है, देखिए जिसमें हम एक तीसरा नियम हम लगाते हैं। और यहाँ भी आप इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से आप एक लाइन बना सकते हैं। ये होती है परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, यानी अभिलंब की लंबवत दिशा होती है। और इस डायरेक्शन में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद के वेग बराबर होते हैं प्रत्येक बॉल के लिए। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स लेंगे। देखिए कंपोनेंट्स u1 u2 और एक होता है v1 v2। इन सभी के कंपोनेंट्स हम एक तो इस डायरेक्शन में लेंगे या फिर इस नीचे वाली डायरेक्शन में लेंगे। हमें इन डायरेक्शन में ही कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल मान लीजिए अल्फा 1 है। कुछ बातें देखिए यहाँ पर हम हमेशा इसे अल्फा 1 लेंगे, इसे अल्फा 2 लेंगे, इसे थीटा 1 लेंगे और इसे थीटा 2 लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 वेलोसिटी है, 2 वेलोसिटी टक्कर के पहले की है और 2 वेलोसिटी टक्कर के बाद की है। तो टक्कर के पहले हम सबसे पहले इस वाली वेलोसिटी की हम बात करेंगे। अब देखिए u1 को आगे बढ़ाएं तो u1 इस c1 c2 से अल्फा 1 एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर u1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखिए u1 cos अल्फा 1। अब उस डायरेक्शन में अगर u1 cos अल्फा 1 है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, u1 sin अल्फा 1। ये आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए मैं इस u1 को अगर आगे बढ़ा दूं इसी डायरेक्शन में, ये लीजिए, तो ये एंगल आप ही बता सकते हो बहुत आसानी से। ये एंगल कितना हो जाएगा, अरे उस डायरेक्शन में एंगल तो अल्फा 1 है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 90 माइनस अल्फा 1। और जब 90 माइनस अल्फा 1 डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लेंगे तो यही तो लिखेंगे। कंपोनेंट तो कोस की हेल्प से लिए जाते हैं। इधर है u1 तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा u1 cos 90 माइनस अल्फा 1, क्योंकि ये क्या है, ये है 90 माइनस अल्फा 1 और फाइनली ये किस में बदल जाएगा, u1 sin अल्फा 1 में बदल जाएगा। चलिए तो देखिए यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गई अभिलंब की लंबवत दिशा। चलो इसको भी यहां से हम रिमूव कर देते हैं। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर u1 के दोनों कंपोनेंट निकाल चुके हैं। इस डायरेक्शन में u1 cos अल्फा 1 और इस डायरेक्शन में u1 sin अल्फा 1। अब यहाँ पर देखिए हम आते हैं किस पे, u2 पे। तो देखिए u2 का अगर हम कंपोनेंट निकालें इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो देखिए थोड़ा सा ये वर्टिकल दिख रही है, बाकी ये वर्टिकल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से समझा देता हूँ। हालांकि ये कैसे भी हो सकती है, देखो है ना, ये तो उस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ये लीजिए, अब यहां पर देखिए u2, देखिए u2 को आगे बढ़ाएं तो ये अल्फा 2, तो आगे बढ़ाने पर उसके साथ अभिलंब के साथ जो कोण होगा, एंगल होगा, वो भी अल्फा 2 होगा। तो यहां पर देखिए u2 का इधर जो कंपोनेंट होगा u2 का कितना हो जाएगा, u2 cos अल्फा 2, और उधर cos है तो फिर इधर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में u2 sin हो जाएगा यहाँ पर sin अल्फा। तो यहाँ पर देखिए इस u2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये है और अभिलंब की लंबवत दिशा में ये है। अब देखिए यही काम हमें देखिए v1 v2 के लिए करना है। अब देखिए आप यहाँ कॉमन सी बात है, देखिए
V1 V2 के लिए हम यहाँ पर कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए V1, ये एंगल कितना, देखिए ये एंगल तो यहाँ पर θ1 है। तो इस V1 को अगर हमें उस डायरेक्शन में टर्न करना है, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए इस डायरेक्शन में V1 cos θ1, और देखिए V2 को भी इस डायरेक्शन में ले जाओगे तो यहाँ θ2 एंगल है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, V2 cos θ2। और अगर किसी डायरेक्शन में V1 cos θ1 V2 cos θ2 है तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो V2 है, V2 का उस डायरेक्शन में ये है, तो इस डायरेक्शन में ये 90 माइनस θ2 है, तो उसकी वजह से यहाँ कितना हो जाएगा, V2 sin θ2। और इसी तरह से देखिए V1 का इस तरफ का जो एंगल है वो है, देखिए 90 माइनस θ1, तो V1 cos 90 माइनस θ1 क्या हो जाएगा, V1 cos नहीं है, साइन में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा देखिए θ1। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे, इसे आप समझ सकते हैं। और देखिए सभी कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये चार जो कंपोनेंट हैं ये अभिलंब की दिशा में है, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वहीं लिखा रहने देते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए U1 U2 V1 V2 के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट निकालना बहुत आसान है। अगर किसी डायरेक्शन में V है और थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो V cos थीटा आप कर दीजिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने यहाँ पर देखा था, देखिए कि अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग बराबर होते हैं। चलिए तो देखिए अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग क्या हो गए, देखिए ये दोनों U1 का इस डायरेक्शन में तो हो गया U1 साइन अल्फा, और V1 का इस डायरेक्शन में यानी अभिलंब की लंबवत दिशा यानी नीचे वाली डायरेक्शन, तो नीचे वाली डायरेक्शन में देखिए टक्कर से पहले टक्कर के बाद प्रत्येक गोले के वेग बराबर होंगे। तो यहाँ पर U1 V1 दोनों आपस में कब बराबर होंगे, जब ये अभिलंब की लंबवत दिशा में निकाले जाएंगे। पिछली क्लास में बता चुका हूं कि बराबर क्यों होते हैं, ये सब घर्षण के नियम है, फ्रिक्शन के रूल हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ध्यान रखें इन चीज़ों को, है ना, इन बातों को ध्यान रखें। तो ये देखिए U1 का इस डायरेक्शन में ये रहा और V1 का इस डायरेक्शन में ये रहा, ये दोनों बराबर हैं। तो U1 साइन अल्फा किसके बराबर होगा, यहाँ पर U1 साइन अल्फा 1 इसके बराबर होगा, देखिए V1 साइन θ1। और देखिए यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे गोले पर, तो दूसरे गोले का जो वेग है टक्कर से पहले और टक्कर के बाद अलग अलग है, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में देखें अभिलंब की लंबवत दिशा में तो बराबर हो जाते हैं। तो U2 को आप इस डायरेक्शन में लाएं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मिलेगा U2 साइन अल्फा 2, और V2 को लाएं तो कितना हो जाएगा, V2 साइन θ2। और यही है देखिए तीसरा नियम जो आपको मैं बताना चाह रहा था, यह है देखिए अभिलंब की लंबवत दिशा में प्रत्येक गोले के वेग टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए ये बात आपको लिखनी है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो देखिए लास्ट वेलोसिटी पहले लिखते हैं और बाद वाली वेलोसिटी, है ना, बाद में लिखते हैं। जो भी है देखिए इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर देखिए V1 U1 थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखो, है ना, और उसके बाद देखिए V2 साइन θ2 इक्वल U2 साइन अल्फा 2। तो ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट किससे निकला है, अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग समान होते हैं। तो जब भी देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो देखिए ये रिजल्ट निकल के आएंगे। अब आपको देखिए यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ कि देखिए हम इसे डायरेक्ट कैसे ध्यान रखेंगे, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल। अब आप देखिए यहाँ पर U1 ने कितना एंगल बनाया, लेकिन ध्यान रहे एंगल हमेशा ये वाला लेना, इधर वाला मत ले लेना, क्योंकि हम जो भी रिजल्ट्स यहाँ पर देखिए
जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बना रहे हैं वो इन एंगल्स पे बना रहे हैं। तो इधर आएगी तो ये वाला एंगल अल्फा 1 मानना है, ये थीटा 1 मानना है, ठीक है। तो डायग्राम इसी तरह से रखना है जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर एंगल इधर उधर मत ले लेना। तो यहाँ पर देखिए ये u1 का इस अभिलंब से कितना एंगल है, अल्फा 1 है, और v1 का कितना है, देखिए थीटा 1 है। तो उस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप सीधे सीधे इनका कोसाइन ले लीजिए। देखिए u1 कोस अल्फा 1 उधर चले गए, और इधर देखिए ये है v1 कोस थीटा 1 उधर चले गए, ये रहा v1 कोस थीटा 1। अब चलते हैं हम दूसरे गोले के लिए। तो दूसरे गोले के जो वेग हैं किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो कैसे देखेंगे, देखिए u2 कोस अल्फा 2, जैसे ही इस एंगल का कोसाइन लेकर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, u2 कोस अल्फा 2, तो देखिए हम यहां पर चले जाएंगे उसी डायरेक्शन में। और इसी तरह से देखिए v2 कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2, तो v2 कोस थीटा 2 सीधा हम इस तरफ चले जाएंगे। याद रखना बहुत आसान, प्रैक्टिकली भी आसान है और मैथमेटिकली भी आसान है। चलिए अब देखिए हम इस डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जब अभिलंब की लंबवत दिशा की हम बात करेंगे तो जहां जहां कोस है वहां वहां साइन कर देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, u1 साइन अल्फा 1 इक्वल v1 साइन थीटा 1, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ये दोनों बराबर है, ठीक है। u1 साइन अल्फा 1 v1 साइन थीटा 1, तो ये बराबर है। और इस गोले के लिए देखिए u2 साइन अल्फा 2 और ये है देखिए v2 साइन थीटा 2, ये भी आपस में इक्वल है। तो देखिए कंपोनेंट लेकर हम रिजल्ट लिखें या फिर डायरेक्ट इस डायग्राम से देखिए प्रैक्टिकली हम समझें, तो देखिए रिजल्ट्स को याद रखना बिल्कुल आसान है। तो देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स करके आप लिखें, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल ये हो गया। उसके बाद देखिए ये कंपोनेंट्स है ना, वेग के घटक, तो जो भी घटक होंगे वो हम इस तरह से लिखेंगे, है ना। यहाँ पर वेगों के घटक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज, तो देखिए वेग के जो कंपोनेंट हैं यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर देखिए फाइंड करते हैं। और देखिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में सभी कंपोनेंट बता दिए हैं। और यहाँ पर देखिए 3 तरह के नियम हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला नियम क्या है, देखिए न्यूटन का नियम। तो न्यूटन का नियम जब हम लगाएंगे इस डायरेक्शन में ही लगाएंगे, तो इस डायरेक्शन में लास्ट वेलोसिटी का डिफरेंस ये हो जाएगा बराबर माइनस ई, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस। तो यहाँ पर न्यूटन का नियम किस तरह से लगेगा, देखिए v1 कोस थीटा माइनस v2 कोस थीटा 2 इक्वल माइनस ई ऑफ इन दोनों का डिफरेंस। तो वहां पर देखिए वहां नियम इस तरह से लगाया जाता था। देखिए ये नियम हमने पढ़ा था डायरेक्ट इंपैक्ट के लिए, सीधी टक्कर के लिए। तो यहाँ u1 u2 v1 v2 इन चारों वेलोसिटीज की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये नियम भी उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए u1 की जगह तो u1 कोस अल्फा 1 यहाँ आ जाएगा, u2 कोस अल्फा 2 यहाँ आ जाएगा, v1 v1 कोस थीटा 1 और यहाँ आ जाएगा v2 कोस थीटा 2। तो ये नियम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या चेंजेज आएगा, और यहाँ थीटा 1 थीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 सब आप जीरो कर दीजिए तो ये वाला फॉर्मूला वापस आपको मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा रिजल्ट हमने क्या देखा था, m1 v1 m2 v2, फिर उसके बाद देखिए m1 u1 प्लस m2 u2। तो जब आप यहाँ पर ये कंजर्वेशन वाला रिजल्ट आप यूज करोगे तो यहाँ भी देखिए v1 v2 u1 u2 की जगह हम ये रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और ही है, लेकिन नियम हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटीज है उनके कंपोनेंट्स हमें इस डायरेक्शन में लेने पड़ते हैं। चलिए खैर ये सब बातें मैं बता चुका हूँ आपको इससे पहले वाले आर्टिकल में। और अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे, वो कंपोनेंट्स आप निकाल भी सकते हो और डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो 2 नियम मैंने आपको यहाँ बताए थे, न्यूटन का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए एक और नई बात इसमें आपको मैं बताऊंगा। देखिए सपोज कीजिए ये रेस्ट में है,
हालांकि क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखिए तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए ये रिजल्ट हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर दूसरी बॉल क्या है, विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टक्कर से पहले 0। अब इस विराम अवस्था वाली बॉल को एक दूसरी बॉल आती है और तिर्यक टक्कर लगा के कहीं किसी वेग पर चली जाती है, तो यहाँ पर ओब्लिक इंपैक्ट हो रही है। तो इस पहली बॉल ने दूसरी बॉल से ओब्लिक इंपैक्ट की, तिर्यक टक्कर की, जबकि दूसरी बॉल क्या है, यहाँ पर विराम अवस्था में है। तो टकराने के बाद विराम अवस्था वाली गेंद यहाँ पर गति करेगी, मोशन करेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में करेगी। तो विराम अवस्था वाली गेंद से जब कोई दूसरी गेंद तिरछी टकराती है तो टकराने के बाद ये किधर जाएगी, यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो यहां पर देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये नियम हम अप्लाई करेंगे, ये वाला नियम। तो यहां पर देखिए ये वाला नियम कौन सा है कि इस गेंद का टक्कर से पहले और टक्कर के बाद इस अभिलंब की लंबवत दिशा में जो भी वेग होगा वो बराबर होगा। तो यहां पर देखिए इस वाली बॉल के लिए कौन सा नियम लगेगा, यहां पर ये सेकंड बॉल है, ये लीजिए, टक्कर के बाद का इतना और टक्कर के पहले का इतना। माना कि टक्कर के बाद ये इस डायरेक्शन में जाती है तो ये एंगल मान लिया, माना कि एंगल θ2 है, लेकिन टक्कर के पहले u2 कितना है, देखिए 0। तो यहां पर देखिए जैसे ही हम 0 पुट करेंगे u2 को, तो यहाँ θ2 साइन θ2 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और साइन θ2 0 होने की वजह से देखिए θ2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। और θ2 0 होने से ये v2 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, c1 c2 की डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जब भी कोई विराम अवस्था की गेंद होगी और कोई दूसरी गेंद उससे तिरछी टक्कर करेगी, तिर्यक टक्कर करेगी, तो विराम अवस्था वाली गेंद हमेशा किस दिशा में जाएगी, इस अभिलंब की दिशा में ही जाएगी, नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगी। तो सीधी सी बात है, जो रेस्ट में होती है विराम अवस्था वाली गेंद हमेशा केंद्रीय रेखा की दिशा में जाती है, इससे ये प्रूफ हो जाता है। और ये हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, इस गेंद का अभिलंब की लंबवत दिशा में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का वेग बराबर होगा। अभिलंब की लंबवत दिशा में टक्कर के बाद का इसका वेग कितना है, v2, इधर की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, साइन θ2। और टक्कर से पहले का वेग तो 0 है, उसे किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं 0 ही रहेगा। तो इससे देखिए θ2 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 0 मिल जाती है। तो θ2 के 0 होने से इस टक्कर के बाद का जो वेग है उसकी डायरेक्शन इधर चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली बॉल इस तरफ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, जब भी कोई विराम अवस्था की गेंद होगी तो टक्कर के बाद कहाँ जाएगी, अभिलंब की दिशा में जाएगी। चलिए एक बात को हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। इसको भी देखिए, जो भी रफ है उसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 4 बातें हमने देखी है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम कैसे लगाते हैं, इस डायरेक्शन में लगाना है और इसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज है वो हमें यूज करनी है। यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत में ये वाले कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो या न्यूटन का नियम हो, हम c1 c2 डायरेक्शन में ही लगाते हैं। तो देखिए 2 नियम तो ये हो गए। तीसरा नियम आपको ये ध्यान रखना है कि अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। u1 साइन अल्फा 1 बराबर v1 साइन θ1, ये दोनों इक्वल होंगे। और देखिए u2 साइन अल्फा 2 बराबर कितना हो जाएगा, v2। और यहाँ से देखिए ये लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, ये लीजिए, ठीक है, और इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक पर्टिकुलर केस मैंने आपको बताया है ना, जब भी ये रेस्ट में होगी, विराम अवस्था में होगी, विराम अवस्था में जो भी गेंद है जो रेस्ट में है, टक्कर के बाद कहाँ जाएगी, केंद्रीय रेखा की दिशा में, अभिलंब की दिशा में जाएगी। और क्वेश्चन सोल्व जब हम करेंगे तो वहाँ पर देखिए इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस डायग्राम का जो भी टारगेट था मेरा, आपको एक कंपोनेंट समझाना कि कंपोनेंट्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे और उसके बाद देखिए आज की क्लास हम यहीं पर देखिए डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं।
एक एग्जाम्पल तो हम सोल्व करेंगे और उसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन तो सोल्व करने हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, ये लीजिए। अब देखिए ये एक्सरसाइज लगभग लगभग कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ देखिए डायनेमिक्स की जो 3 यूनिट है वो भी कवर हो जाती है। और यहाँ पर देखिए इससे पूरा आपके देखिए पूरा सिलेबस कवर भी हो जाता है। जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें से देखिए उसमें सी सेक्शन का एक क्वेश्चन देखिए इम्पैक्ट से आता है 15 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए जो भी कॉन्सेप्ट थे देखिए ओब्लिक इम्पैक्ट में सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। एक सिंपल सा आर्टिकल बचेगा, एक बॉल यहाँ पर देखिए किसी फिक्स्ड प्लेन से इम्पैक्ट करेगी, ओब्लिक इम्पैक्ट करेगी। तो इम्पैक्ट के बाद देखिए वो किस तरह से देखिए गति करेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा। एक छोटा सा आर्टिकल है, हालांकि देखिए उस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे आपको। एक प्रश्न होगा शायद एक्सरसाइज का, बाकी जितने भी प्रश्न आपको देखने हैं वो सब इन 2-3 कॉन्सेप्ट पर ही देखने हैं जो मैंने आपको बताया है। तो ओब्लिक इम्पैक्ट में ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 2 नियम हैं, एक न्यूटन का और एक संवेग संरक्षण का नियम। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। सॉल्यूशन देखिए दो समान और पूर्णतः प्रत्यास्थ गोले। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वल बॉल है और टोटल यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक है, यानी पूर्ण प्रत्यास्थ। पूर्णतः प्रत्यास्थ देखिए जब तक ये वर्ड नहीं आता ना, ये परफेक्टली स्मूथ इलास्टिक, तो यहाँ परफेक्टली वर्ड आना चाहिए। यहाँ पर देखिए इलास्टिक बॉल तो सभी होती है, इलास्टिक बॉल तो सभी होती है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक तब जाके E बराबर 1 होगा। E बराबर 1 कब मानोगे आप? जब पूर्ण प्रत्यास्थ शब्द यूज किया जाए या फिर परफेक्टली इलास्टिक, ये दो वर्ड यूज किए जाए तब आपको देखिए E इक्वल 1 लेना है, अदरवाइज E को 1 नहीं लेना है। ठीक है, प्रत्यास्थ गेंद तो सभी होती है, प्रत्यास्थता का गुण कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन पूर्ण प्रत्यास्थ की बात जब कही जाती है तो E का मान 1 लिया जाता है। चलिए तो यहां पर देखिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा डायग्राम। देखिए दो बॉल है इस तरह से, ये लीजिए, और यहां पर देखिए ये हो जाएगी इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और यही तो है अभिलंब केंद्रीय रेखा है। क्या है ये? सेंटर लाइन। क्या कहते हैं इसे? देखिए सेंट्रल लाइन बोलते हैं, केंद्रीय रेखा। तो देखिए इस सेंट्रल लाइन में हमें यहाँ पर देखिए वेलोसिटीज हमें निकालनी है, और इस लाइन में वे अपने वेगों को आपस में बदल देते हैं, है ना। देखिए इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज रिजॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ सेंटर्स। तो यहाँ पर देखिए यही सेंट्रल लाइन है और इस लाइन की डायरेक्शन में वेलोसिटीज बदल जाती है। अभी मैं बताऊंगा देखिए इसका क्या अर्थ है पूरा। पहले हम एक डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आ रही है, इस तरह से जा रही है, ए से आई है और ए से चली गई है, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा U1, U2, V1 और V2। ये हो गया देखिए C1, ये हो गया C2। और यहाँ पर मास की अगर हम बात करें तो देखिए इसका मास है देखिए M1। अच्छा दोनों समान है, इक्वल एंड परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ इक्वल है तो मास क्या लेंगे? देखिए इसका M और इसका भी कितना है? M। तो यहाँ पर देखिए केवल डायरेक्शन का ही डिफरेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस तो हम वहां भी कर चुके हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट में, या केवल डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए डायरेक्शन का ध्यान कैसे रखें। सपोज कीजिए ये वाला एंगल कितना है? α1 से आई है और θ1 पे चली गई, और ये α2 पे आई और θ2 पे चली गई। तो ये इनकी डायरेक्शन हो गई।
और यहाँ पर देखिए हमें बताना क्या है, ये आपस में अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेती है। टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है u1 और टक्कर के बाद इसकी कितनी है v2। तो देखिए टक्कर से पहले इधर u1 u2 है और टक्कर के बाद v1 v2 है, लेकिन क्या होता है इस दूसरी बॉल की जो लास्ट वेलोसिटी है वो फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, यानी सीधी सी बात है v2 u1 के और v1 u2 के बराबर होना चाहिए। वेलोसिटी आपस में बदली जा रही है, यहाँ पर इंटरचेंज हो रही है। तो यहाँ पर लेकिन किस डायरेक्शन में, ये u1 और v2 बराबर तो होंगे लेकिन किस डायरेक्शन में होंगे, केंद्रीय रेखा की दिशा में। तो केंद्रीय रेखा की दिशा में पहले चारों वेलोसिटीज को निकाल तो लें। तो अगर इन चारों वेलोसिटीज को अगर इस डायरेक्शन में अगर हम निकालते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये रहा, ये चारों वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, केंद्रीय रेखा की दिशा में, सेंट्रल लाइन की डायरेक्शन में। देखिए ये जो वेलोसिटीज है वो ये होती है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, हमें बताना है देखिए कि ये u1 है तो ये उस डायरेक्शन में ले जाएं आप, तो क्या हो जाएगा, देखिए u1 को आप उस डायरेक्शन में ले जाओगे, कितना होगा कोस अल्फा 1। अब आप यहाँ पर v2 को उस डायरेक्शन में ले जाओ, कितना हो जाएगा कोस थीटा 2। यानी ये जो u1 कोस अल्फा 1 है वो किसके बराबर आना चाहिए, v2 कोस थीटा 2 के बराबर आना चाहिए। यानी पहली गेंद का टक्कर से पहले का वेग और दूसरी गेंद का टक्कर के बाद का वेग बराबर दिखाना है इस डायरेक्शन में। केंद्रीय रेखा की दिशा में वो आपस में अपने वेग को बदल लेते हैं, यानी इसका लास्ट इसका फर्स्ट और इसका लास्ट इसका फर्स्ट आपस में इंटरचेंज हो जाता है। पहली बॉल की लास्ट वेलोसिटी, दूसरी बॉल की फर्स्ट वेलोसिटी, इसी तरह दूसरी बॉल की लास्ट वेलोसिटी और पहली बॉल की फर्स्ट वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए सीधी सी बात है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इस वाले की लास्ट वेलोसिटी बन जाना चाहिए, और इसकी जो लास्ट वेलोसिटी है इसकी क्या हो जाना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों गेंदों के जो अंतिम वेग हैं वो प्रारंभिक वेगों के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में। अब देखिए इस पहली बॉल का यहाँ बताना क्या है, हम मैथमेटिकली भी समझ लें। चलिए बिल्कुल देखिए बहुत आसान सा आर्टिकल है, और देखिए पहला प्रश्न है ये। तो धीरे धीरे देखिए, जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हमने समझा था, है ना, उसके बाद देखिए हम ऑब्लिक इम्पैक्ट भी अभी हम समझ रहे हैं। तो आने वाली 3-4 क्लासेज में देखिए आपकी एक आदत सी बन जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर यह है पहली बॉल और ये है सेकंड बॉल। तो यहाँ पर देखिए इंटरचेंजिंग का मतलब होता क्या है, देखिए लास्ट और इनिशियल, और इसका जो इनिशियल है हम वेग की बात कर रहे हैं, इसकी लास्ट वेलोसिटी बन जाती है। यानी सीधी सी बात है, देखिए u1 u2 से आई और v1 v2 से चली गई, तो v2 तो u1 के इक्वल और v1 u1 इसके इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाने चाहिए और ये दोनों आपस में बराबर हो जाने चाहिए। इसी को बोलते हैं हम इंटरचेंज, ठीक है। लेकिन किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले देखिए इस लास्ट वेलोसिटी की हम बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको उस तरफ ले लेते हैं। देखिए पहली बॉल की लास्ट वेलोसिटी कितनी है, देखिए v1 है, और पहली बॉल की जो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखिए u1 है। इसी तरह देखिए आप चलिए इसी तरह देखिए आप सेकंड बॉल पे आ जाएं। सेकंड बॉल की इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, तो प्रारंभिक वेग कितना है u2, और जो अंतिम वेग है लास्ट वो कितना है v2। अब देखिए यहाँ पर इंटरचेंजिंग का मतलब क्या है, पहली बॉल का लास्ट, सेकंड का क्या इनिशियल हो जाना चाहिए, यानी v1 को हमें u2 के इक्वल दिखाना, लेकिन इस डायरेक्शन में, सेंट्रल लाइन की डायरेक्शन में ये रिजल्ट बताना है। तो देखिए सेंट्रल लाइन की डायरेक्शन में v1 क्या हो जाएगा, उस दिशा में क्या हो जाएगा, v1 कोस थीटा 1, और u2 क्या हो जाएगा, u2 अगर उस डायरेक्शन में देखें तो u2 कोस अल्फा 2 हो जाएगा। और इसी तरह से देखिए u1 को अगर उस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो u1 कोस अल्फा 1, और v2 को अगर उस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो v2 कोस थीटा 2।
तो आप देखिए u1 cos अल्फा 1 किसके इक्वल होना चाहिए, v2 cos थीटा 2 के इक्वल होना चाहिए, और ये इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और यही बात हमें यहां पर बतानी है। चलिए और देखिए यहाँ पर हमें टक्कर के बाद के वेग चाहिए, जैसे भी बदलेंगे, जो भी बदलेंगे वक्त के साथ पता लग जाएगा। ठीक है, आपको तो लास्ट वेलोसिटीज निकालनी है। ठीक है, फिर हम कैलकुलेशन वाली बात कहें तो हमें तो v1 v2 यहाँ पर निकालना है। टक्कर के बाद जो भी वेलोसिटी आएगी, जैसे भी वो बदलेगी, जैसे भी इंटरचेंज होगा, सब आपको लास्ट में पता लग जाएगा। ठीक है, डायग्राम आप बनाएं, अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ बातें हम लिखेंगे। लिखिए आप, माना संघर्ष से पूर्व दोनों गेंदों के वेग कितने हैं, देखिए क्रमशः है u1 तथा u2 है। जो केंद्रीय रेखा से कितने एंगल बनाते हैं, जो केंद्रीय रेखा से क्रमशः अल्फा 1 तथा अल्फा 2 कोण बनाते हैं, तथा संघट के बाद जो इनकी वेलोसिटीज है कितने हो जाते हैं, देखिए v1 तथा v2 हो जाते हैं। जो केंद्रीय रेखा से, वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट, केंद्रीय रेखा से जो एंगल होते हैं वो हम थीटा 1 और थीटा 2 लेते हैं। ये लीजिए, तो देखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये जब ओब्लिक इम्पैक्ट होती है दो बॉडी के बीच में, दो स्फीयर के बीच में, तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है और यही डायग्राम हमें बनाना है। यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 तो वही लेना है, और यहाँ पर थीटा 1 जो भी, देखिए एंगल तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे, और यदि अगर हम एंगल मानेंगे तो इस तरह से ही हम एंगल लेके चलेंगे। ठीक है, सिंबल क्या है, देखिए सिंबल एक जैसे सिंबल आप यूज किया करो, साइकोलॉजिकली ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसके जो भी सिंबल जो लेंगे वो यही लेंगे, और यहाँ पर देखिए हम नियम हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, आप यहाँ देखिए क्वेश्चन करना कितना आसान है। और देखिए इस ओब्लिक इम्पैक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ ये जो हमने समझे थे, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हर एक प्रश्न फिर बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए कौन सा नियम हम लगाएंगे, तो देखिए न्यूटन के नियमानुसार। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए न्यूटन का नियम, और देखिए हम बता चुके हैं पहले, कई बार हम इसको यूज भी कर चुके हैं। देखिए न्यूटन के नियम के अनुसार v1 माइनस v2 इक्वल माइनस ई और u1 माइनस u। देखिए नियम यही होता है, ये हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट में देखा था, लेकिन यहाँ पर देखिए v1 v2 u1 u2 की जो वैल्यूज है हम कंपोनेंट की फॉर्म में लेंगे और इस डायरेक्शन में हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी आप लिख लीजिए। इसमें तो देखिए ये तो था सीधी टक्कर के लिए, हमें यहाँ पर देखिए तिर्यक टक्कर के लिए हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए न्यूटन का नियम हम लगा दें, कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी आप लिखें C1, यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको, C1 C2 की दिशा में, क्योंकि अब ओब्लिक इम्पैक्ट हम पढ़ रहे हैं और ओब्लिक इम्पैक्ट में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ तो डायरेक्शन आपको शो करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर
v1 माइनस v2। अब देखिए वहां तो v1 माइनस v2 करते हैं, यहाँ पर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेकर आप v1 माइनस v2 कर दीजिए। चलिए v1 इस डायरेक्शन में ले जाओगे तो v1 कोस अल्फा वन क्या सॉरी थीटा 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए v1 कोस थीटा 1 v2 कोस थीटा 2, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट बता चुका हूं आपको, और माइनस ई u1 कोस अल्फा 1 माइनस u2 कोस अल्फा 2। और देखिए ये वाली बात तो मैं देखिए पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ये रूल हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से कंपोनेंट लेते हैं, और आज भी देखिए बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया आपको। तो देखिए ये आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे तो देखिए सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसको और सोल्व करेंगे, v1 कोस थीटा 1 माइनस v2 कोस थीटा 2, और देखिए e की वैल्यू यहां पर -1 है, e की वैल्यू -1 क्या 1 है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है यहाँ पर। और यह कितना हो जाएगा देखिए u2 कोस अल्फा 2, और देखिए ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए कितना आसान है, गिनती के 3 ही तो नियम है, न्यूटन का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, और इसके अलावा एक और कौन सा नियम है, अभिलंब की लंबवत दिशा में वेग समान होते हैं, और उस नियम से देखिए हमें ये रिजल्ट मिल जाते हैं। और देखिए पिछली क्लास में भी ये मैं बता चुका हूँ तीनों नियमों को, और तीनों नियमों से देखिए v1 v2 हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और जरूरी नहीं कि देखिए तीनों नियम यूज हो, पहले हम ये लगा देंगे फिर दूसरा लगा देंगे, अगर रिजल्ट इसी से आ जाएगा तो फिर तीसरा नियम लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला नियम कौन सा लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लिखिए आप c1 c2 की दिशा में संवेग संरक्षण के नियमानुसार अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, इधर देखिए आप, यहां पर क्या आएगा देखिए m, वैसे आता क्या है m1 v1 है ना, मैं पहले लिख देता हूं, वैसे आपको लिखना नहीं है, ये पहले मैं समझा देता हूं। देखिए m1 u1 प्लस, अब यहां पर देखिए u1 u2 v1 v2 की जगह हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ इम्पैक्ट केंद्रीय रेखा की दिशा में, सेंट्रल लाइन की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर u1 u2 v1 v2 की जगह क्या लेंगे हम, कंपोनेंट्स हम लेंगे, और पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, ये कोई नई बात नहीं है। तो देखिए क्या होगा, m1 v1 कोस थीटा 1, ठीक है, और यहां पर देखिए इसका मास भी m है, v1 को इस डायरेक्शन में ले जाओगे कोस थीटा 1, और v2 को भी ले जाओगे कोस थीटा 2। और देखिए बिफोर इम्पैक्ट u1 कोस, अब देखिए u1 को आप इस डायरेक्शन में ले जाओगे, ये रहा u1, आगे बढ़ाएं, ये रहा u1, और इसको इस डायरेक्शन में ले जाओगे तो ये एंगल कितना है, ये अल्फा 1 है, तो ये भी अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आगे हम बढ़े तो यहां कितना हो जाएगा, कोस अल्फा 1 और mu2 कोस अल्फा 2, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, और ये हो जाएगी देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए टक्कर के बाद यहां पर क्या स्थिति बनती है, केंद्रीय रेखा की दिशा में वेग आपस में बदल जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आप तो केंद्रीय रेखा की दिशा में अंतिम वेग निकाल लीजिए, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसी को हमें एक्सप्लेन करना है, उसी को डिफाइन करके बता देंगे। चलिए तो यहां पर देखिए हमें तो लास्ट वेलोसिटी निकालनी, पहले तो हम देख लेते हैं कि केंद्रीय रेखा की दिशा में अंतिम वेग होते क्या है। देखिए ये v1 है, ये लास्ट वेलोसिटीज तो v1 v2 है, ये दोनों अंतिम वेग है, लेकिन इन दोनों को केंद्रीय रेखा की डायरेक्शन में देखेंगे। तो ये v1, तो इधर क्या हो जाएगा v1 कोस थीटा 1, और ये बन जाएगा v2 कोस थीटा 2। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय रेखा की दिशा में अंतिम वेग है v1 कोस थीटा 1 और v2 कोस थीटा 2, ये हमें निकालना है। तो चलिए v1 कोस थीटा 1 ये रहा, और v2 कोस थीटा 2 देखिए ये रहा। तो यहाँ तो देखिए आसानी से ये फाइंड आउट हो रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ही हम यहाँ पर ये फाइंड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन सेकंड नहीं होगी, इसको एक बार और हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि देखिए m यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, m यहाँ पर कैंसिल हो रहा है,
चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। v1 cos थीटा 1, v2 cos थीटा 2, u1 cos अल्फा 1 और u2 cos अल्फा 2, और ये हो जाएगी देखिए फाइनल इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहां पर केंद्रीय रेखा की दिशा में अंतिम वेग, लास्ट वेलोसिटी यही तो है, v1 cos थीटा 1, और ये देखिए v2 cos थीटा 2, ये है लास्ट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल लाइन। केंद्रीय रेखा यानी c1 c2 की डायरेक्शन में ये अंतिम वेग है, और ये किसके इक्वल होंगे, यही तो हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए एक बार हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर देते हैं। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ लेफ्ट में 2v1 cos थीटा 1, ठीक है, और यहाँ पर देखिए राइट साइड में देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल, और u2 cos अल्फा 2 मिल जाएगा। फाइनली कैलकुलेट करें तो देखिए v1 cos थीटा 1 इक्वल u2 cos अल्फा 2, ठीक है, एक रिजल्ट तो हमें ये मिला है, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। और देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हम निकालना चाह रहे हैं, देखिए अभी हमने v1 निकाल लिया, v1 cos थीटा 1, v2 निकालेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए तो क्या मिलेगा हमें, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 2v2 cos थीटा 2, राइट साइड में आप देख सकते हैं, राइट साइड में यहाँ पर देखिए इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल, और ये मिलेगा 2u1 cos अल्फा 1, तो लिखें आप 2u1 cos अल्फा 1। और देखिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 से देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाता है जो हमें लाना था। देखिए यहाँ पर v1 पहली गेंद का अंतिम वेग है, पहली गेंद का अंतिम वेग, लेकिन उसका कंपोनेंट किधर चला गया, देखिए v1 cos थीटा 1, यहाँ हम केंद्रीय रेखा की दिशा में, तो ये v1 है सेंट्रल लाइन में केंद्रीय रेखा की दिशा में, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो v1 है v1 cos थीटा 1, v1 cos थीटा 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, केंद्रीय रेखा की दिशा में पहली बॉल का अंतिम वेग, और ये क्या है देखिए यह दूसरी बॉल का प्रारंभिक वेग है। तो देखिए दूसरी बॉल का जो प्रारंभिक वेग था वह पहली बॉल का अंतिम वेग बन गया, और पहली बॉल का जो प्रारंभिक वेग था वह दूसरी बॉल का अंतिम वेग बन गया। तो बहुत आसान सी बात है, यह दूसरी गेंद का अंतिम वेग है, और दूसरी गेंद का अंतिम वेग क्या बन गया है, पहली गेंद का, सॉरी ये तो प्रारंभिक था और ये पहली गेंद का अंतिम बन गया, और इधर भी आप देख सकते हैं ये पहली बॉल का क्या है, प्रारंभिक वेग है, और ये दूसरी बॉल का क्या है, अंतिम वेग है, यानी सीधी सी बात है यहाँ पर देखिए इंटरचेंज हो रहे हैं, और ये जितने भी वेग हैं देखिए कोस थीटा 1 कोस अल्फा 2 ये कंपोनेंट्स हैं केंद्रीय रेखा की दिशा में। तो यहाँ पर देखिए क्लियर इनसे प्रूफ हो जाता है कि केंद्रीय रेखा की दिशा में ये आपस में अपने वेग बदल लेते हैं। तो यहाँ पर वेग बदलने का मतलब क्या है, देखिए 3 और 4 की वेलोसिटी से इम्पैक्ट हुई, और 4 और 3 की वेलोसिटी से आपस में रिटर्न हो गए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर फाइनल लाइन हम लिख देते हैं, तो लिखें आप देखिए पहला प्रश्न था इसलिए थोड़ा सा समय लगा। अब देखिए आपको एक बार जब आदत बन जाएगी कि यहाँ पर किस तरह से रूल अप्लाई करते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो फिर इतनी कोई समस्या नहीं होगी। तो लिखें आप 3 तथा 4 से क्या स्पष्ट होता है, दोनों गोले
संघट के पश्चात। और देखिए यही बात हमें बताना है। देखिए तिर्यक टकराते हैं, केंद्रीय रेखा की दिशा में वो वेग बदल लेते हैं। तो देखिए दोनों गोले केंद्रीय रेखा की दिशा में अपने वेग परस्पर बदलते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। और देखिए वेग इंटरचेंज का मतलब होता है, देखिए फर्स्ट सेकंड। देखिए ये किस वेग से टकराते हैं, इसकी वेलोसिटी तो है देखिए 3 और इसकी कितनी है 5। तो देखिए 3 5 से टकराते हैं और यहाँ पर बाद में इनकी क्या हो जाती है 5 3 हो जाती है, यानी ये इंटरचेंजिंग हो गया। 3 और 5 की वेलोसिटी से आपस में इम्पैक्ट हुई और 5 और 3 की वेलोसिटी से वापस देखिए वह रिवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसी कंडीशन हमें यहाँ पे बतानी थी। तो यहाँ पर देखिए पहली बॉल का जो प्रारंभिक वेग है वह दूसरी बॉल के अंतिम वेग के बराबर हो जाता है, और दूसरी बॉल का जो प्रारंभिक वेग है वह पहली बॉल के अंतिम वेग के बराबर हो जाता है, लेकिन किस डायरेक्शन में, केंद्रीय रेखा की दिशा में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए θ1 θ2 इनसे डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ये जितने भी वेलोसिटी है ये सभी कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, सेंटर लाइन की डायरेक्शन में है। तो देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए आज की इस क्लास में देखिए हमने इतना कुछ ज़्यादा नहीं समझा है ना, लेकिन क्या है कि देखिए छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में लॉस का फॉर्मूला हमने देखा था। डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए आपको पता है, ओब्लिक इम्पैक्ट में आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये थी। दूसरी बात कि हम उस डायरेक्शन में इन चारों वेलोसिटीज के कंपोनेंट लेते हैं तो हमें वो मिलता है, और अगर हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं तो वहाँ जितने भी कोस हैं वो साइन में बदल जाते हैं। छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखना है। और ये वाला नियम आपको ध्यान रखना है, इस नीचे वाली डायरेक्शन अर्थात यहाँ पर देखिए अभिलंब की लंबवत दिशाओं में जो भी वेग होंगे टक्कर के पहले और टक्कर के बाद प्रत्येक गोले के लिए बराबर होंगे। यानी पहली गेंद का जो टक्कर के बाद का वेग है और टक्कर के पहले का वेग है वो बराबर होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में। इसी तरह दूसरी गेंद के लिए भी ये नियम अप्लाई होगा। और अगला कॉन्सेप्ट देखिए हमने, अगला तो एक एग्जाम्पल देखा था और सिंपल सी बात है। ये एग्जाम्पल इतना सिंपल है, यहाँ पर देखिए हमने 2 रूल अप्लाई किए। एक तो हमने न्यूटन का नियम लगाया, 2 स्टेप में रिजल्ट आ गया। उसके बाद देखिए हमने संवेग संरक्षण का नियम लगाया, और यहाँ भी देखिए 2 स्टेप में सीधा सीधा हमें इक्वेशन सेकंड मिल गया। दोनों को आपस में जोड़ दिया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस तरह के 2 रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। उससे देखिए ये वाली बात प्रूफ हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज तो देखिए समय हो गया है, और देखिए बहुत जल्दी देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।